मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदासीपेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो सदासीपेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, ज़हीराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो तमाम अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद, संगारेड्डी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमद, वो तमाम अराकीन, बिदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व अराकीन मजलिस बिदर, शयनशीन व तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा हिंद, अहले सुन्नतुल जमात के कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। वहीं पर मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदासीपेट के सदर साहब को कि कम वक्त में उन्होंने इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया और माशाअल्लाह से मैं उनकी कारकर्दगी की पूरी रिपोर्ट देख चुका हूँ और बेहतरीन तरीके से वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज भारत में हमें कई मसाइल और चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इख्तिदार आई है दिल्ली में, इनके 9 साल के अरसे में हम ये देखते हैं कि 9 साल में इनके 9 मसाइल जो पूरे मुल्क के लिए उन्होंने पैदा कर दिए। एक ये कि चीन की फौज हमारी ज़मीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी है और हमारे वज़ीर आज़म का 56 इंच का सीना चीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, हम देखते हैं कि नौजवानों का रोजगार का इंतजाम नहीं किया गया और नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना कर रख दिया गया। वहीं पर आप देखते हैं कि मणिपुर में सिविल वार चल रही है। करीब 70 के करीब लोगों का कत्ल हो चुका है। लोग पुलिस हेडक्वार्टर से बंदूकें और गोलियां छीन कर चले जाते हैं। कश्मीर में तशद्दुद खत्म होने का नाम नहीं लेता। कीमतें आसमानों को छू रही है। CAA का ऐसा कानून बनाया गया जिससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अक़लियत की और गरीबों की शहरियत छीनने का इंतज़ाम किया गया था। तो ये बीजेपी के 9 साल के दौरे इक़्तिदार में ये इनका कारनामा रहा है। और बीजेपी अगर आज इक़्तिदार में है तो इसकी जिम्मेदारी ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से बहुत से हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं जिनको बीजेपी इस्तेमाल करती है ताकि वो आगे आकर हिंदुत्व के पैगाम को बढ़ाया जाए। मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि आप अगर ये समझते हैं
कि मुसलमानों की वजह से इस मुल्क में मुश्किलात हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा इस मुल्क में अगर आज जो चैलेंजेस हैं वो बीजेपी की देन है। हम हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को बताना चाहते हैं, दलित भाइयों को, शेड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 91 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं और आपको ये सोचना है, हमारे दलित भाइयों को, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को, ये सोचना है कि आपकी नुमाइंदगी कितनी है। चलिए, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि हर चीज के लिए मुसलमान को जिम्मेदार खड़ा कर दो। मुसलमान है तो ऐसा हो रहा है, मुसलमान है तो वो नहीं हो रहा है, मुसलमान है तो ये हक नहीं मिल रहा, मुसलमान है तो पूरा खा ले रहे। आप ये बताइए कि 91 एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के कितने लोग एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं? सिर्फ 10 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एडिशनल सेक्रेटरी हैं और बैकवर्ड क्लास के सिर्फ 4 हैं। अब आप बताइए कि आपकी तरक्की को रोकने में कोई मुसलमान आ रहा है? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 26 हैं और बैकवर्ड क्लास के 29 हैं। बैकवर्ड क्लास का अभी तक तो कोई पॉपुलेशन का सही नहीं हुआ है, मगर माना जाता है 27% है। अब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को सोचना चाहिए कि 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट हैं, जिसमें से बैकवर्ड क्लास को सिर्फ 29 और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 26। ग्रुप ए, इसमें आप देख लो, ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 12%, शेड्यूल ट्राइब 5% और ओबीसी बैकवर्ड क्लास 16%। यानी शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, 12% है ग्रुप ए में। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, 5% उनको मिलता है ग्रुप ए में। और बैकवर्ड क्लास की 27% आबादी है और उनको मिलता है सिर्फ 16%। अब बताओ, आपके मुसलमान से नफरत कौन पैदा कर रहा है? आपको मुसलमानों की नफरत आपको दिखाकर आपके हक से आपको महरूम कर दिया जा रहा है। मैं आज के इस जलसे से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि जरा होश के नाखून लीजिए। अच्छा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाइए, सिर्फ 9 बैकवर्ड क्लास के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, जबकि 313 का कोटा है। तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को सोचना है, चाहे मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवा हो, बताओ फिर ये हक क्या मुसलमान ले रहा है? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 सिर्फ प्रोफेसर के पोस्ट हैं टीचिंग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जबकि 313 का कोटा है। इसका मतलब यह है कि अपर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा खा के बैठे हैं। और लड़ाया किसको जा रहा है? मुसलमानों से। किसके दिलों में नफरत पैदा की जा रही? अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन 10 मिनिस्ट्रियों की है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की है, अब आप ये बताइए कि इसमें जो बैकलॉग पोस्ट है 92,589 बैकलॉग पोस्ट है, इसको अगर फिल किया गया तो 2012 अप्रैल से दिसंबर 2016 तक इसकी फुलफिल हुआ, माने फिल किया गया। अब तक 13,035 पोस्ट बैकवर्ड क्लास के खाली पड़े हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण उसको रोक रहा है उन पोस्टों में फिल करने के लिए?
पूछो, आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को पूछना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डेटा टेबल करी है, 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन। ये जनवरी 1, 2021 का डेटा बोल रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के वेकेंट पोस्ट हैं 17,880। शेड्यूल ट्राइब के वेकेंट पोस्ट हैं 14,000। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों के पोस्ट खाली है 19,280। यानी तीनों को मिला लिए तो 51,000 पोस्ट खाली है। और हमको कहा जाता है मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमान कहां जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रहा है। जिम्मेदार तो आरएसएस है जो आपको प्रोफेसर के ओहदों पर नहीं लाना चाहती है। जिम्मेदार तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रही है। और क्या बोलते हैं? नहीं, मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे अकबर औरंगजेब को मर के कितने साल हो गए? 400 साल, 300 साल। मगर ये तो नौकरियां हैं ना। 9 साल में आपको कितनी नौकरी मिली बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह सोचना है, जो मैं डेटा दे रहा हूं, जो दे चुका हूं, अगर कोई इनकार कर रहा तो बोलो, किसी मुकाम पे वक्त तय करो, मैं आने तैयार हूं। कोई चड्डी वाले आरएसएस को लाके बिठाओ, 5 मिनट नहीं बैठ सकता हमारे सामने। मगर अब जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स बीजेपी में, उनकी जबान इस पे नहीं खुलती कि भाई इतने पोस्ट खाली क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट में 51,224 वैकेंसीज रिजर्व पोस्ट में क्यों खाली हैं? खाली 34,000 फिल किया गया। इस पे बोलो, नहीं बोलते। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप, 10 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ओबीसी के पोस्ट इतने खाली क्यों हैं? 13,535 खाली है। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो बीजेपी के कायदीन है, ये अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके। मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिया तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेचिश हो जाती। अब ओवैसी को बोलना है, ओवैसी को बोलना है। अरे भाई, इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप? ग्रुप ए में इतनी वैकेंसी, दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? ओबीसी 16% क्यों है ग्रुप ए में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। हद तो यह हो गई कि सेक्रेटेरिएट बन गया, तो सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुंबदे हैं, हम आए तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको?
तुम क्यों इंतजार करते हो इख्तियार में आने का? तुमको तो जरूरत ही नहीं है ना। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। तो जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्मत तोड़ते, तोड़ो। वो गुम्मत नहीं है। सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, बोधन में एक पुरानी मंदिर है, गुजरात में एक हनुमान की मंदिर है, महबूब नगर में एक घर है, उसको देखकर डिजाइन किया गया, मगर इनको गुंबद नजर आई। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? सेक्रेटेरिएट के गुंबद को तोड़ देंगे? तोड़ो, अभी भी तोड़ सकते हैं आप जाके, आप तो तोड़ने में माहिर है, आप तो तोड़ ही सकते हैं। आप जोड़ कहां सकते हैं? आप जोड़ना आपको आता नहीं, दिलों को तोड़ना आपको आता है, मिलाना आपको नहीं आता, नफरत फैलाना बीजेपी को आता है। मगर ये जो पॉइंट है, इस पर बीजेपी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है। जो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर बात करेगी पाता बस्ती नहीं, वहां पे लाइट चोरी होती नहीं, लाइट डायरेक्ट लेती। अरे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेटा आया है कि पुराने शहर में चोरी नहीं होती, उनका जो जितना कंजम्पशन है, कितना रेवेन्यू आ रहा है देख लो उसमें। मगर नहीं, पाता बस्ती। अरे दीवाने, पाता बस्ती में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई भी रहते हैं, और बड़ी तादाद में रोज दारू सलाम को आकर इस दीवाने से काम भी लेकर जाते हैं। मगर नहीं, नफरत करना इनका काम है। नहीं, नो सेक्रेटेरिएट में वो कर दिए, वहां पर ऐसा कर दिए। ये तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करेंगे एक ही बात, नहीं ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते हूं। अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है, ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी, ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं, इन्हों ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार बार, मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते हैं उन्होंने, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खाली मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 1000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर और अर्चकास के वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। 4.5 करोड़ 25 लाख रुपये वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल दुब्बाका में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यादाद्री की मंदिर को 1800 करोड़ रुपए से बनाया गया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। और फिर बोलते हैं कि इन्हों मिले हुए हैं 1800 करोड़ यादाद्री मंदिर, और वेमुलवाड़ा की मंदिर पर 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किए। कोंडागट्टू मंदिर पर 100 करोड़ रुपए, बासरा की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, धर्मापुरी की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, भीरकुर की मंदिर पर 13 करोड़ रुपए, कोमरावली मंदिर पर 11 करोड़ रुपए,
दुब्बा की मंदिर पर 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट की शिवा टेम्पल पर 2 करोड़ रुपए, 50 लाख गंगापुरम की मंदिर के लिए, 30 लाख गोडम सत्यनारायण की मंदिर के लिए, और फिर 156 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड मंदिरों की तरक्की के लिए, और 1890 करोड़ रुपए अंडर द टेम्पल वर्क फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फेस्टिवल, यानी मंदिर के जो लोग आते हैं मंदिरों को पूजा करने के उनकी सहूलत के लिए। फिर धूपा दीपा नवोदयम स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपए मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके, तेरे दम है तो बोलता कहीं को। अरे तोड़ेंगे तो अरे क्या लुंगी उठा के डरा रहा हमको? जाके तोड़ के दिखा हम तेरे उधर को। नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आ बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्रा निकाल देता हूं आरएसएस का, खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या? हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चुड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दम है तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। अरे कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करते बाबा? अच्छा ये देखो आप, ये बीआरएस पार्टी कर दी तो इनको दिखा, कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई। नु बोले ओहो, बीआरएस इतना करी तो उन्होंने ऐलान कर दिए। क्या ऐलान करे? कांग्रेस पार्टी के सदर ऐलान किया कि अगर उन्होंने पावर में आ गए तो उन्होंने जो है 100 राम मंदिर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ से एक लागत से बनाएंगे। अरे क्या हो रहा मेरे भाई, ये क्या हो रहा हमारे तेलंगाना में? आप बना रहे हैं तो फिर दूसरे मजहब के लोग क्या करेंगे? दूसरे मजहब के लोगों को इंसाफ नहीं होगा क्या? मगर लफ्ज मुसलमान इनकी जबान से निकलता नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं निकलता। सब के सब बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराओ। ये अगर आप झुमरी तलैया ये करते रहेंगे, इससे नहीं बीजेपी को हरा सकेंगे आप बताइए। कांग्रेस एक ऐलान करती है, अच्छा फिर उसके बाद कांग्रेस भी क्या बोलती? नहीं नहीं, असद भाई उनके साथ है ना। अरे तुम किसके साथ हो मेरे को बताओ। और हमको कोई एतराज नहीं है कि आप मंदिरों को बीआरएस की सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया, देना चाहिए। मैं भी एक मजहबी मुसलमान हूं। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर में आस्था है, मानते हैं, मगर यह बोलना बीजेपी के मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। अरे मेरे हाथ में अगर स्टीयरिंग होता तो फिर ओल्ड सिटी में जो एक 6 किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है उसकी लाइन आ जाती अब तक। मगर बीआरएस की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 21 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही। ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलकनुमा तक, उसको 500 करोड़ रुपए होना, मगर बीआरएस की हुकूमत जो है माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 5680 करोड़ का टेंडर कॉल कर दिए, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बीएचईएल से लेकर लाइन यहां तक थी, कैंसिल हो गई, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आखिर क्या हो रहा है?
यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के। हमने ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को, 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले बीआरएस को, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में। आप दो, उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि ओवैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों से खाली डीबीटी। और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो। और 10-10 लाख रुपए उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो मुसलमानों में दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है। मगर हम पे इल्जाम लगा देते इन उनसे मिले हैं, इन उनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं। तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं, छोटे की खिलाता हूं। छोटे की पसंद नहीं, तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ कर डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है। मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। अरे ये क्यों बोले आप? अरे क्यों नहीं बोलूं? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। डेटा दे रहा हूं। माहिरीन को बिठाकर, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान हो, प्रोफेसर शाबान साहब हो, उनको बिठाकर वो लोग बना कर दिए ये दो। मगर आप सुनने तैयार नहीं। 2200 करोड़ का यकीनन बजट है माइनॉरिटीज का। उसमें से 1617 करोड़ स्कूलों में चले जाते, 400-500 करोड़ उसका ऑफिस का खर्चा है। अच्छा, वो स्कूलों को आपने ग्रेजुएट डिग्री तक लेकर चले गए, वो 100 करो। गाड़ी की स्कीम का क्या हुआ बताओ मेरे को? उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। बीजेपी बोलती पाताबस्ती सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना बोलते कि हर असेंबली हल्के में हम एक दवाखाना खोलेंगे 100 बेड का। बहुत अच्छा है, खोलिए आप, गरीबों को फायदा होगा। मगर उस अस्पताल को चलाने डॉक्टर कहां से आएंगे? मैं पिछले 5 साल से पुकार रहा हूं, अरे उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाओ, नई बिल्डिंग है, बनाओ। मीटिंग लिए पिछले साल मई में फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, महमूद अली डिप्टी सीएम बैठे थे मर्री चन्ना रेड्डी के एचआरडी ऑफिस में। बोले कि देखो ऐसा नक्शा बनाए, ऐसा बनाएंगे, पुरानी बिल्डिंग को रखेंगे, इसके तरफ में ऐसा बनाएंगे, वो बनाएंगे। 1 घंटे का पूरा
बाजा बजा। मैं बोला भाई साहब वो सब छोड़ दो, बनाते कब बोलो, बनाते कब ये बोल दो। साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा मरकज उस्मानिया हॉस्पिटल, अब आप देखो वहां पे निम्स में 2022 करोड़ का एक्सटेंशन हो रहा। वरंगल में अस्पताल बन गया, बहुत अच्छा है। वो जब साइकिल वाला जो गम के पैंडिला मार मार के भाग गया आंध्रा को, वो नायडू गांधी का दवाखाना बनाया, उस्मानिया का नहीं बनाया। अरे उस्मानिया के नाम से नफरत क्यों है मेरे को बताओ। मैं तो खड़े रह के बोला कि अगर तुमको बिल्डिंग पसंद नहीं है तोड़ दो उसको, मगर गरीब परेशान हो रहा है। हिंदुस्तान का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, बनाओ उसको आप, मगर नहीं, निम्स को बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वो सिर्फ ओल्ड सिटी के गरीबों के लिए नहीं है, पूरे साउथ तेलंगाना के गरीब परेशान है, मगर बनाना नहीं चाहते आप। ओल्ड सिटी में 6 किलोमीटर का एक मेट्रो है, 500 करोड़ नहीं। आप माइंड स्पेस से शमशाबाद 5,600 करोड़ रुपए का टेंडर कॉल करे, अब इस जून में उसका टेंडर ओपन होगा, मगर बीजेपी बोलती मेरे हाथ में है। क्या दूल्हे की गाड़ी है, हर कोई आके बाजू बैठ जाएगा? है मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अरे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। दिल्ली में तुम बैठे, यहां तुम बैठे हुए हैं, गुलाब जामुन तुम्हारे मुंह में है, मलाई तुम्हारे जेब में है, तेल तुम्हारे हाथों में है। हमारे पास क्या अपनी जबान है जो तुमको पसंद नहीं आती, इसलिए कि सच्चाई को बयान करती है। तुम यही चाहते ना कि सच्चाई को बयान ना करो। मार दो मुझे, जान ले लो हमारी, खत्म कर दो हमेशा के लिए हमारी आवाज को, मगर मेरे मरने से मेरी आवाज, मेरी सोच खत्म नहीं होगी। याद रखो, जो सच्चाई होती है वो हमेशा जिंदा रहेगी। जो झूठ रहती है इंसान के मरने के बाद वो मर जाती है, जो सच्चाई रहती है अल्लाह उसको जिंदा रखता है सुबह कयामत तक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल मुल्क में बन चुका है। असद साहब बहुत अच्छे हैं, मगर हम उनके बाजू नहीं खड़े रह सकते। कई को भाई मैं खा जाऊंगा तुम्हारे को, नहीं आपके साथ दिखे तो उनका वोट नहीं मिलता, उनका वोट नहीं मिलता। यानी हमारा साथ होना, मगर साथ में फोटो नहीं होना। भाई साहब याद रखो, ये तुम जो दूर दूर भाग रहे ना हमारे से, कहीं बहुत दूर तुम ना हो जाओ। प्यारे करीब रहो, करीब रहने से तुमको फायदा है, मगर पूरे मुल्क में ऐसी माहौल है, जितने सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, लालू की पार्टी हो, मुसलमान होना मगर मुसलमान बाजू नहीं होना। समाजवादी पार्टी है, अखिलेश को मुसलमान होना मगर फोटो में नहीं होना। कांग्रेस है, मुसलमान होना मगर दूर रहना। राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मुसलमान है मगर दूर रहो। बीजेपी को मुसलमान होना ही नहीं। भारत के वजीर आजम बोल दिए कि दूर दूर तक मुसलमानों की मेरे को जरूरत नहीं है। एक मुस्लिम एमपी बीजेपी के पास नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, और फिर बीजेपी थालियां मार के बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ड्रामा कंपनी है भाई ये। मगर बीजेपी ऐसा कर रही तो सब सेकुलर पार्टी बोल रही नहीं नहीं नहीं, असद भाई अपने ही थे, मगर जरा माहौल देखो। आप माहौल क्या देखने का है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं कर सकते, जहर का मुकाबला जहर से नहीं कर सकते, डर का मुकाबला डर पैदा करने से नहीं कर सकते। नफरत का मुकाबला करना है तो मोहब्बत से करो, डर का मुकाबला करना है तो बेखौफ होकर करो, मोहब्बत करो। ये कैसी मोहब्बत तुम्हारी? आप बताओ, मेदक पार्लियामेंट हलके में करीब 1.5 लाख के करीब क्रिश्चियन वोट है। तेलंगाना में क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं है। अब मेदक का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, आज याद रखना मेरी बात को आप,
एक बहुत बड़ी शख्सियत मेदक के पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेगी। 1.5 लाख के करीब क्रिश्चियन वोट और हम तो माशाल्लाह उसमें अच्छे खासे हैं। मगर जब इलेक्शन होगा, अरे भाई देखो क्या हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, बीजेपी की जब से हुकूमत बनी है सबसे ज्यादा निशाना किसको बनाया गया है? गोश्त के नाम पर अखलाक को मारा गया, आपको नहीं मारा जाता। गोश्त के नाम पर पीलू रगबर को मारा गया, आपको नहीं मारा जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़े देखकर पहचानो, जेलों में हमको डाल दिया गया। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश बोले तो पुलिस की कस्टडी में हाथों में जंजीर है, गोली मार दी गई। 8-8 लाख की बंदूक है, 16 लाख की 2 बंदूक है जो भारत में बैन है, गोली मार दिए। अरे हम मर रहे हैं, जेल में हम सड़ रहे हैं, पीटा हमको जा रहा है, गालियां हमको दी जा रही हैं, देशद्रोही का इल्जाम मुझ पर पड़ता है। बताओ ऐसे माहौल में क्या कर रहे हैं लोग? नहीं, गरीब बताओ, हम है ना तुम्हारे लिए। तुम क्या कोई पिक्चर के हीरो है? सुपरमैन की तरह यूं आ जाएंगे? कहीं नजर नहीं आते। हम तमाम से कह रहे हैं, बशमूल बीआरएस की हुकूमत से, याद रखो फिरका परस्ती का ये नाग सांप अपना सर उठा रहा है। अगर तुम इस नाग सांप का मुकाबला नहीं करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। अरे मैं तो 75 साल से लड़ते आया हूं, मेरे बाप दादा लड़ते आए, मेरे बाप दादा कुर्बानियां देते आए, मेरे बाप दादा अपनी जान और माल को कुर्बान किए। मगर तुम क्या कुर्बानी दे सकते हो? तुमको जिंदगी का खौफ, मुझे मौत का डर नहीं। तुमको जेल से डर, अरे हमको तो दुनिया हमारे लिए जेल है। बताओ, सोच लो हमारी बात को। 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो मोहब्बत अगर करते ना तो खुल के करना। ये खाली चिलमन के पास उन्होंने आए नहीं आए, चेहरा दिखा नहीं दिखा। अरे जब प्यार किया तो खुल के बोलो हम प्यार करते तुमसे। और मंजलिस की ये फितरत रही है, मंजलिस जिसको दोस्त बोलती दोस्ती निभाती, और जिस दिन मंजलिस कहती है कि नहीं दोस्त नहीं तो पूरी ताकत से मुकाबला करते। उस पोजीशन पर मत लाओ मंजलिस को, उस पोजीशन पर मत लाओ हमको। ये क्या हो रहा है हमारे तेलंगाना में? क्या हो रहा है बताओ आप? कैसे तमाशे हो रहे हैं? जगतियाल में हमारी बहन बस से बैठी है, झगड़ा होता है 2 औरतों का, खत्म था। पुलिस कैसा ही आता, आके थप्पड़ मारता उसको और खाली ट्रांसफर कर देते हो उसको आप। उल्टा उस बच्ची पे मुकदमा है, बच्चों पे मुकदमा है। अच्छा किए जो एहतजाज किए। मैं सलाम करता हूं उन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने उस बच्ची कर जो तमाचा मारा, उस पर एहतजाज किया। मैं सलाम करता हूं तुमको। कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसी डरते रहोगे केस बुक हुआ, केस अरे छोड़ो निकालो। मगर क्या हो रहा है? बोले जा रहे हैं, गालियां दिए जा रहे हैं। हर कोई बीजेपी का आता गाली देता हमको। आईपीसी इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता उन पर? अरे नहीं नहीं, इधर ठहरो भाई, इतना जज्बात में मत करे। क्या जज्बात में नहीं आना? कानून नहीं है क्या? कानून का इस्तेमाल नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप आ जाइए। आपके जिले में हमारे सदर साहब लंबी एक लिस्ट बना के दिए कि साहब जरा बोलो इसके बारे में। सदासी पेट के रुकने असेंबली कांग्रेस के हैं, दिखते ही नहीं बेचारे। जग्गा कहां है तुम सारे जग्गे हमारे नहीं दिखते, हमारे एरिया में दिखते ही नहीं। इनको भी डर है, नहीं मुसलमान के करीब गया तो वोट नहीं मिलता मेरे को। हम क्या कोई अछूत है? हमारे को लगाए तो क्या, हाथ लगाए तो क्या तुमको कोविड हो जाता?
नहीं नहीं, दिखते ही नहीं, गायब है उन्हें। सदासी पेट की म्यूनसिपैलिटी 25 करोड़ का तरक्याती फंड, भाई आप सबको दो ना, मुसलमान इलाकों को भी दो। आप नहीं देना चाहते, मगर स्टीयरिंग मेरे पास है। कब्रस्तान की 5 एकड़ अराजी बाउंड्री वाल के साथ दिया गया, मगर उसको इस्तेमाल करने के लिए और फंड होना, मगर नहीं। वो शादी खाने की अराजी, उसको अच्छा करना है, पैसे नहीं दिए जाते। सदासी पेट में हमारी बच्चियों के लिए उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज नहीं होने से तुलबा की तालीम तर्क हो जा रही है। खोलो ना स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलिए। कलेक्टर साहब आप तो खोलो कम से कम। अच्छा, सदासी पेट में एक मुसलमान के राशन शॉप है नहीं, है नहीं। अरे तुम तो मुंह खोलो, मेरे से मोहब्बत नहीं करते तो बोलो ना, प्यारे खुल के बोलो। एक तो राशन छाप दो, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे है तो कम से कम दिखाने के लिए तो दे दो। एक राशन कार्ड, एक राशन छाप दो। एक भी मुसलमान के पास नहीं है, मगर 4% रिजर्वेशन है। फिर आप वो देखिए, क्या है ये, हाँ असल बात, संगारेड्डी असेंबली हल्के में 62,000 मुस्लिम वोट है जग्गा। बीआरएस वालों हमारे पास 62,000, और जितनी पोलिंग हम करते कोई भी नहीं करता। उस दिन हम लोग मोहब्बत में दीवाने होते, नहीं जाके मारना, ठकाठक मारना। मगर ठकाठक मार रहे तो ठकाठक मिलना भी ना कुछ। हारी ठकाठक मारे, मगर उसके बाद हाँ मिलेंगे, हम है ना, आई को फिक्र कर रहे तुम। उनके 4-5 चमचों को भी जाते, अरे नहीं 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 ऐसा है, अरे ये चोर है पूरे ये चमचे, ये अपना उल्लू सीधा कर लेते। तो ये काम है संगारेड्डी के असेंबली सदासी पेट में। फिर हमारे ख्वाजा साहब संगारेड्डी के मजलिस के सदर, उन्होंने बोले कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है 5 किलोमीटर दूर है, कब्रस्तान की सैंक्शन हुई, और फिर सर्वे नंबर 311 में वक्फ की जमीन है। ख्वाजा साहब उस जमीन पे कब्जा कर रहे टीआरएस के कारपोरेटर। क्यों, तुम्हारे अम्मा में जहेज में आई थी ये? ऐसे ही बोलना पड़ता है इन लोगों को। सर्वे नंबर 311 में वक्फ की जमीन है, वार्ड नंबर 16 में इनके अम्मा के जहेज में आई थी क्या? वक्फ की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है, वक्फ बोर्ड की है। कैसा कब्जा हो रहा? वो रोकना चाहिए इसको। ये क्या है? यानी इलेक्शन आएंगे तो सब मिठे खट्टे बातें। तैयार हो जाओ आप, अब यहां से शुरू होने वाला है भाइयों बहनों। अब इस जहीराबाद में हमारे सदर साहब बता रहे, इलेक्शन के वक्त 25 एकड़ जमीन मुसलमानों को कब्रस्तान के लिए देने का वादा किए। 4.5 साल हो गए। एमएलए साहब इलेक्शन हार गए तो क्या होता मालूम आपको? आपको कोई पूछता नहीं, गली का भी उन्हें नहीं पूछता आपको। जो वादा किए पूरा करो आप। और फिर उसके बाद हमारे मजलिस के दलित कायद है, कोहिर मंडल से जेडपीटीसी का इलेक्शन लड़े, 1500 वोट लिए, हार गए। एमएलए को जाके बोले एक दलित बंधु दो, तुम्हारे को दिए तो क्या फायदा, मेरे को अच्छा नहीं होता फायदा। ठीक है, हम याद रखेंगे, हम माफ जरूर करते मगर भूलते नहीं, याद रखो। ये आपका कारनामा है जमीन के ऊपर। आखिर ये कैसे होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस असेंबली इंतखाबात में हमको सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आया इसलिए हूं कि आप तमाम से मशवरा करने के लिए,
बुजुर्गों से उनकी राय हासिल करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए, और हुकूमत का भी ये काम है कि हमारी ये बातों को नोट करें। मैं जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाकर हुकूमत तक हमारी बात को पहुंचाएं। और माशाअल्लाह से जहां कहीं मेरा जलसा होता है वहां पर मोदी की तरफ से कदमी होता और रियासती पुलिस की तरफ से कदमी होता, दोनों लिखते साबिनु लव लेटर ये है आपका, सदुद्दीन ओवैसी ये बोले आपके बारे में। आप सुनिए उस बात को, उस पर अमल करिए। भारत के प्रधानमंत्री से तो अब क्या बोल सकते, पार्लियामेंट का इफ्तिताह हो रहा, प्रधानमंत्री लेट गए। देखे फोटो, आप देखे नहीं देखे, देखो ऐसा माशाल्लाह। मैं समझा कि एकदम क्या बात है भाई, क्या बात है। लोकसभा के अंदर गए प्रधानमंत्री तो हमारे हिंदू भाइयों के जो उनके मजहबी रहनुमा हैं उनको साथ लेकर गए। अरे आप जरा मुसलमानों को भी जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, सिखों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर जाना था, सबको अंदर लेके जाना था। ये मुल्क सबका है ना, मगर नहीं, वहां नहीं लेके जाएंगे। मगर इन्हें बोलता मैं सेक्रेटेरिएट गुंबद तोड़ देता हूं। तोड़ दे रहे भाई, हम पाथा बस्ती पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करे तुम? बल्दिया का इलेक्शन हुआ, वो उत्तर प्रदेश के बाबा आके 4 घंटे फिर के गए। अमित शाह चार मीनार के दामन में आके बोले हम मजलिस को कर देंगे, पूरी टीम ताकत लगा दिए। और टीआरएस के बड़े बड़े लोग मेरे को बोल रहे थे असद भाई बहुत तवज्जो ले रहे, एहतियात करो। मैं बोला भाई साहब अपनी फिक्र करो, यह ऐसा है कि जो पुल क्रॉस करा यहां पे माहौल अलग होता। एनटी रामाराव भी बोले थे, चन्ना रेड्डी भी बोले थे, चंद्राबाबू नायडू भी बोले थे, राजशेखर रेड्डी भी बोले थे, उससे पहले वेंगल राव बोले, उससे पहले ब्रह्मानंद रेड्डी बोले, बीच में नरसिम्हा राव बोले, पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक सब बोल रहे। मगर आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इत्तेहाद का खिलाफ आज तक आबाद है और सुबह क़यामत तक सियासी खिलाफ का आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन सबको तकलीफ है, मां क्या करना, मां कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का फजल और करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी दुआएं हैं। और हम मर मिटने वाले हैं, वहां पर दिन रात काम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए की तरह कोई पार्टी का एमएलए काम नहीं करता। दारुस्सलाम में 6 दिन 4.5-5 घंटे बैठकर आवाम से रास मुलाकात होती है। कोई मिनिस्टर से मिलना है तो उसको पूछना पड़ता, घर को जाके ठहरना पड़ता। यहां पर दारुस्सलाम में सीधा आज एक हमारी बहन दारुस्सलाम को आ गई, थोड़ा उन्होंने गर्मी है ना, थोड़ा उन्होंने आके मेरे को बोल रहे मेरे को एमपी बनना है हैदराबाद से, कब बना रहे मेरे को? मैं बोला है मेरा कंपटीशन तो मैं समझ रहा था बीजेपी है, इन्हों आगे। मिला बैठो बहन, नहीं मेरे को एमपी कब बना रहे? ये दारुस्सलाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक नई तंजीम को बनाया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको मजबूत करिए। संगारेड्डी में मजलिस को मजबूत करिए, जहीराबाद में मजलिस को मजबूत करिए, पूरे तेलंगाना में मजबूत करिए। मैं किसी के नफरत के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, गौड़ हैं, यादवा हैं, कुरबा हैं, पद्माशाली है, मुदिराज है, मुनूर कापू है। ये सबका एक लीडर है, एक चेहरा है। रेड्डी है, उनका एक चेहरा है। कम्मा है, उनका एक चेहरा है। वेलमा है, उनका एक चेहरा है।
और हम लोग क्या बोलते, नहीं नहीं इनू है तो अच्छा मगर कहीं उधर उधर तो नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी अहमियत को बढ़ाना है, आपकी ताकत को बढ़ाना है। देखो आपके सामने, अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत तेलंगाना में कुछ उछल कूद कर रही है इसलिए कि उनका जो लीडर है वो मुनुर कापू से है, वो जो बीआरएस छोड़ के बीजेपी में गया उन्होंने मोदी राज है, उन्होंने उछल कूद कर रहे। रेड्डी लोग बोलते नहीं हमारी कांग्रेस है। बताओ फिर आप क्या करने वाले हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि सियासी तौर पर अपने जहन में इस बात को पैदा कर लो आप कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी शनाख्त है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी दुआओं का नतीजा है। इस जमात को आज जो मुकाम मिला है वो आपकी दुआओं से मिला है, आपके बुजुर्गों की मेहनतों से मिला है। और जो लोग कल तक मुझे तनकीद करते थे आज भी करते, अब तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए हर कोई वीडियो बना के बोलता असदुद्दीन ओवैसी ऐसा, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा। मेरे को लोग बोलते साहब ये वीडियो देखो। एक दिन मैं थक गया, मिला क्या देखूं मियां? बोले नहीं नो ऐसा बोले। मिला उन्हें क्या मेरा ससुरा है? बोलता बोलने दो उसको, जमहूरियत है। उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीते, पूरे के पूरे खड़े हो गए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीते। अरे नहीं जीते मेरे भाई, मालूम है मुझे। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आज के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं जमीन, उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटाऊं, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मजलिस का मकसद। नहीं कामयाबी मिली नहीं। अरे कामयाबी के लिए कौन पैदा हुआ दुनिया में? दुनिया में आए तो जिद्दोजहद करने के लिए आए। दुनिया में आए तो अल्लाह की बारगाह में इबादत करने, सजदा करने के लिए आए। अरे जिसको दुनिया की कामयाबी से मतलब है वो ले ले, मुझे आखिरत की कामयाबी चाहिए। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जिस दिन हशर का मैदान होगा। मुझे उस दिन शर्मिंदा नहीं होना है जब मजलिस के, हमारे मुल्क और मिल्लत के बेशुमार रहनुमा खड़े होंगे। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जब कमली वाले के सामने हम सब खड़े होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क के हालात को आपको समझना है। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज आप देखो, बल्दिया के इलेक्शन हुए मीरठ में, जहां पे सन 57 की जंग आजादी की शुरुआत हुई। उस मीरठ में मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को दूसरा मुकाम मिला। 1,28,000 वोट मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को मिले। मैं मीरठ की आवाम को सलाम करता हूं, अल्लाह उनको आबाद रखे। 11 कॉरपोरेटर हमारे जीते। संभल में मजलिस का चेयरमैन, जो कल तक मजलिस पर मजाक बनाते थे, संभल का समाजवादी पार्टी का एमएलए, सिटिंग एमएलए की घर में से एक खातून इलेक्शन लड़ी, वो चौथे नंबर पे चले गए, मजलिस का चेयरमैन बन गया। कांट में मजलिस का चेयरमैन बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, ये आखिर क्या हो रहा है? ओवैसी नहीं भी गया तो यहां पर कामयाबी मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को महसूस कर लिया है कि अब वक्त आया है कि हम घर में चिराग करेंगे। अब हम गैरों के घरों में जाकर चिराग नहीं जलाएंगे। अब वक्त आया है कि हम अपने घरों की दीवार को मजबूत बनाएंगे। हमने बहुत औरों की दीवारों को मजबूत बनाया। अब वक्त आया है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे। हमने गैरों के लिए रास्ता बनाया इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम लाख इल्जाम लगा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तुम लाख क्या क्या गाली देते थे, दो बी टीम, सी टीम, ए टीम, डी टीम, EFGH IJKL, जो जो बोलते बोल लो, मेरी जूती पर रखता हूं तुम्हारी बातों। मैं आवाम को जवाब दे हूं, ये आवाम मेरा साथ देने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो मुनाफिकीन हैं, जो बीजेपी से डरने वाले हैं, जो मोदी से डरने वाले हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले, वो तो घर में बैठ कर ही मजलिस पर तनकीद कर सकते। अरे मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई, बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में भी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? क्या मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है मजलिस की? मगर मिले हुए हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी पर एक पत्थर पड़ गया तो तुम 8 दिन घर से नहीं निकलते। 100 गरीबों को खाना खिलाते, खत्मे बुखारी कर लेते, खत्मे कुरान कर लेते, उसके बाद फूक फूक के खत्म डालते। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि सबसे ज्यादा मुझसे पूछ होगी कि अल्लाह ने मुझे अपने बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने एक सोच दी, अल्लाह ने दिल में धड़कता हुआ दिल दिया सीने में। जो किसी मुसलमान या गरीब हिंदू भी तड़पता है तो मेरा दिल में तकलीफ होती, वो मेरा मिजाज है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करो। आपके बुजुर्गों ने मजलिस को मजबूत किया है और आपको मजलिस को लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन असेंबली इलेक्शन आएगा, कितने सीट लड़ना है, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, कब बोलते हैं? नहीं बोलूंगा मैं। कितने लड़ते हैं नु, यहां क्यों आए? सदासी पेड़, अरे हर जगह जाएंगे भाई, पूरा भारत मेरा है, मेरे अब्बा का है भारत, हर जगह जाएंगे। अरे जब हैदराबाद से निकलकर हजारों किलोमीटर सीमांचल को जा सकता हूं तो सदासी पेट नहीं आ सकता मैं? हैदराबाद से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर ईस्टर्न यूपी को जा सकता हूं तो यहां नहीं आ सकता हूं? आऊंगा मैं। अभी तो शुरुआत है। तेलंगाना के इलाकों में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जो सरकार है, हुकूमत है, उनसे पूछेंगे कि देखो ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम कराओ आप। और हम तेलंगाना की हुकूमत से बोलना चाह रहे। मालूम हुआ कि अमित शाह ने शमशाबाद के पास, अरे ये क्या है मियां, ये रहने दो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिमाग खराब करके रखी। हम समझे घर में ही होता है, ठीक है, रहने दो। मालूम हुआ कि शमशाबाद में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साहब अमित शाह को एक घर बना के दिए। अब उन उस घर में आके शाह साहब रहेंगे, कहते महीने में 2 दिन रहते। अरे 2 दिन कहीं को हफ्ता भर गुजारिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर आएंगे, रहेंगे। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्होंने देख लेना जरा। बार बार हमारे को आके नहीं बोलना, अरे नहीं नहीं जरा आप नहीं नहीं अब बहुत होगा। हमको आके गाली दे रहे, जो मुंह को आ बोले जा रहे। तो ये इनका काम है कि इन्हों नजर रखना। हम फिर से बोल रहे, ये आंख मुचोली का खेल बंद कर दो, खुल के मोहब्बत करो, खुल के काम करो। और कांग्रेस पार्टी तो खैर अब नहीं मालूम क्या होता उनका, एक के बाद एक, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। ये हालात तेलंगाना के हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा तौर पर अच्छे फैसले लेना है। 2014 में, 2018 में
अगर बीजेपी नाकाम हुई तेलंगाना में तो आपकी वजह से हुई है, तेलंगाना की आवाम की वजह से हुई है। यहां की मिजाज में वो चीज नहीं है, मगर बीजेपी वो तमाम चीजें पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम हुकूमत से भी बोल रहे कि बीजेपी को अगर रोक रही कोई चीज है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी कोशिश होगी, हमारा ख्वाब है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि सेक्रेटेरिएट पर जो बीजेपी वाले बोल रहे अपना झंडा लहराएंगे, नहीं, सेक्रेटेरिएट पर सिर्फ तिरंगा लहराएगा, तुम्हारा फ्लैग नहीं लहराएगा। इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। मगर जो हुकूमत है वो ये ना समझे, हमको टेक फॉर ग्रांटेड ना ले। इन कहां जाते, हमारे पास ही आते। एक बात याद रखो, जिंदगी में खुदकशी करना हराम है, सियासत में खुदकशी करना हराम नहीं है। कोई अगर जिंदगी में खुदकशी करा तो बीच में लटकता हूं उन्हें, मगर सियासत में अगर हम खुदकशी करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप देख लो। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए, मजलिस को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि तेलंगाना के दीगर इलाके जात में मैं जाऊं, आपसे मुलाकात करूं, आपसे बात करूं। आपका बेहद शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान। सलाम।